नमस्कार साथियों, आज हमारा विषय बिंदु है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन से तात्पर्य होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या होता है देखिए, हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसे? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये हमारा रेखीय आवर्धन का समीकरण होता है। इसे अब देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे, किस आधार पर ये निकलता है। उसके लिए देखिए, हम एक अवतल दर्पण किरण आरेख की रचना करते हैं, बनाते। ये हमारा एक अवतल दर्पण M1 और M2 है। मुख्य अक्ष जो दर्पण के ध्रुव P से मिलती है, फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र बिंदु C है। मान लीजिए दर्पण के बाईं तरफ एक वस्तु हमारी A और B रखी हुई है। अब इस वस्तु से तीन प्रकार से किरणें हमारे दर्पण पर पड़ती हैं। पहली क्या होती? मुख्य अक्ष के समांतर होगी किरण। पहली हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहाँ से गुजरेगी? वो हमारी फोकस से गुजरेगी जाके। दूसरी बिंदु हमारी प्रकाश की जो दूसरी बिंदु होती है वो हमारी वक्रता केंद्र से गुजरती है इस प्रकार से, और जो किरण हमारी वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस मार्ग से वह जाती है। अब तीसरी हमारी प्रकाश किरण होती है वो हमारी ध्रुव से जाकर उसका परावर्तन होता है। तो ध्रुव से हमारा ये, और इसका जब परावर्तन होता है तो वो बिंदु B या हम बिंदु B डैश पर विभाजित करती है। तो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कौन सा होता है हमारा? A डैश B डैश। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु से तीन प्रकाशीय किरणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब हम इस चित्र की सहायता से, इस किरण आरेख की सहायता से हम रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे कि रेखीय आवर्धन का समीकरण कैसे हमारा प्राप्त होता है। तो देखिएगा, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज A, B और P, यानी कि ये वाला त्रिभुज A, B और P, और दूसरा त्रिभुज हमारा होगा A डैश, B डैश और P। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? हमारे समकोण त्रिभुज हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज A, B, P और A, B, P और A डैश, B डैश और P, A डैश, B डैश, P कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, हमने यहां से ज्ञात कर लिया A, B और P, और A डैश, B डैश
और P, ये कैसे त्रिभुज हमारे हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए। जब समकोण त्रिभुज हुए तो हमारा कोण A और कोण A डैश कैसा कोण हो गया? समकोण हो गया जाके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण BAP और कोण B डैश A डैश P कैसा है? समकोण है, समकोण हो गए। और जब हमारा A और A डैश समकोण हो गया जाके, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण APB यानी कि ये वाला कोण APB और A डैश P और B डैश कैसे होंगे? बराबर होंगे जाके। ये वाला, ये दोनों कोण कैसे हो गए? बराबर कोण हो गए जाके। क्यों हो गए? क्योंकि हमारा कोण APB आपतन कोण है और कोण A डैश P और B डैश कैसा है? परावर्तन कोण है। तो हम यहां से कह सकते हैं परावर्तन के नियम से कि कोण APB बराबर कोण A डैश P और B डैश कैसे बराबर है? किस नियम से? परावर्तन नियम से। परावर्तन नियम से क्या हो गया? ये कोण हमारे बराबर हो गए। अब जब कोण हमारे बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि A डैश B डैश अपॉन AB, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा परावर्तन के नियम से कि A डैश और B डैश अपॉन AB बराबर कितना हो गया जाके? A डैश P अपॉन AP समीकरण 1। अब A डैश B डैश क्या है? हमारा प्रतिबिंब है और AB क्या है? हमारी वस्तु है। A डैश P प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है और AP क्या है? वस्तु की ध्रुव से दूरी है। अब अगर हम इनके वास्तविक बिंदु मान लें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V होती। तो ये हमारी माइनस की V हो गई, और वस्तु दूरी हमारी कितनी होगी? माइनस की U हो गई। अब मान लीजिए हमारी वस्तु लंबाई कितनी होगी? y1 हो गई और प्रतिबिंब लंबाई कितनी होगी? y2 हो गई जाके। तो A डैश B डैश कितना है हमारा? y2, तो y2 अपॉन y1 बराबर A डैश B कितना है आपका? माइनस V अपॉन माइनस U। अब देखिएगा A डैश B डैश मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। जब ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो हमारी इसकी चिन्ह परिपाटी नियम से क्या होगा जाके कि y2 जो होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y2 हमारा कैसा हुआ जाके? ऋणात्मक हुआ। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा बना हुआ है वस्तु से, और जब वस्तु से उल्टा है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब होने क्या है? आपका चिन्ह परिपाटी नियम में ऋणात्मक साइन आएगा। और A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है और AB हमारी वस्तु की लंबाई है। तो हम कह सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर हुआ जाके? रेखीय आवर्धन के बराबर हुआ जाके। तो यहां से हमारा निकल के आता है माइनस y2 अपॉन y1 बराबर V अपॉन U। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि A डैश B डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है और AB क्या है? हमारा वस्तु की लंबाई है। तो अगर हम देखें रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, तो रेखीय आवर्धन परिभाषा हमारी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेखीय
आवर्धन बराबर हुआ जाके, और रेखीय आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। कितना हुआ जाके -phi2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का समीकरण प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं कि स्मॉल m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर -v अपॉन u। तो हम चिन्ह प्रपाटी के नियम के आधार पर देखें तो रेखीय आवर्धन, क्योंकि आपका माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं चिन्ह प्रपाटी नियम के आधार पर कि m यानी रेखीय आवर्धन हमारा धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। वो हमारे दर्पण पर और प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है कि किन स्थितियों में हमारा रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और किन स्थितियों में हमारा रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो देखिए आप चित्र पर आइएगा। यदि हमारा y2 यानी कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो सीधा सा है कि प्रतिबिंब को चिन्ह प्रपाटी नियम के आधार पर उसकी लंबाई हम ऋणात्मक लेंगे, और अगर हमारा प्रतिबिंब ऊपर प्राप्त होता है तो हम धनात्मक लेते हैं। यदि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के दाहिनी तरफ प्राप्त होता है यानी दूसरी तरफ प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब की दूरी हम धनात्मक लेंगे, और यदि प्रतिबिंब हमारा बाईं तरफ प्राप्त होता है तो हम प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेंगे। लेकिन वस्तु दूरी आपकी सदैव ऋणात्मक रहेगी क्योंकि वह हमारी बाईं तरफ प्राप्त होती है। तो अगर हम एक साधारण समीकरण देखें, जनरल समीकरण देखें रेखीय आवर्धन का, तो रेखीय आवर्धन का हमें जनरल समीकरण प्राप्त होता है m इक्वल टू y2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u। या हम कह सकते हैं कि m बराबर I अपॉन o बराबर v अपॉन u, क्योंकि u हमारा ऋणात्मक है इसलिए रेखीय आवर्धन में हम v अपॉन u को ऋणात्मक मान लेते हैं। तो ये हमारा एक साधारण समीकरण प्राप्त होता है रेखीय आवर्धन के लिए। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम और भी इसमें सुधारात्मक प्रयास कर सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।